सो एज यू ऑल नो कि ये 12th हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट है जिसमें हम इस चैप्टर को कम्प्लीटली समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमने इस चैप्टर के 8 टॉपिक सेकंड पार्ट में कवर कर ही लिए हैं और अब थर्ड पार्ट में 9th, 10th एंड 11th टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 9, सभ्यता का अंत। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे रीजन्स में आधे से ज़्यादा डेवलप्ड हड़प्पन साइट्स को त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा वेस्ट नॉर्थ के प्रदेश की न्यू सेटलमेंट्स में पॉपुलेशन बढ़ने लग गई थी। ऐसा लगता है कि हड़प्पाई क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। कुछ चुने हुए हड़प्पाई स्थलों की भौतिक संस्कृति में चेंज आया था, जैसे सिविलाइजेशन की विशिष्ट पुरावस्तुएं, बाटें, वेट मीटर्स तथा मुहरें तथा विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता समाप्त हो गई थी। नॉर्मली थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल उपयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकें खत्म हो गई तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण बंद हो गया था। कुल मिलाकर पुरावस्तुएं तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती है। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा या फिर अनुवर्ती हड़प्पा नाम से पुकारा गया। ये चेंजेस कैसे हुए, इस विषय में कई व्याख्याएं दी गई हैं। इनमें वेदर चेंजेस, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना और भूमि का हद से ज़्यादा यूज होना इंक्लूड है। इनमें से कुछ रीजंस कुछ सेटलमेंट्स के संदर्भ में तो सही माने जाते हैं, लेकिन पूरी सभ्यता के खत्म होने की वजह नहीं बनते। ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के एलिमेंट सामान्यतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया। मुहरे, अभिलेख, विशिष्ट मनके तथा मृद भांडों का खत्म होना, मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों का प्रयोग, शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे चेंजेस में इस तर्क को बल मिलता है। उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से अलग रीजियन में न्यू सिटी डेवलप करने के लिए एक सहस्त्राब्दी से भी ज़्यादा वक्त तक इंतज़ार करना पड़ा। अब तक हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिफरेंट पहलुओं का विश्लेषण इस संदर्भ में किया है कि किस तरह आर्कियोलॉजिकल्स फिजिकल अवशेषों से प्राप्त एविडेंसेस के थ्रू एक फैसिनेटिंग हिस्ट्री के अलग अलग पार्ट्स को टुकड़ों में जोड़ते हैं। लेकिन यहीं पर एक और सवाल भी उठता है, आर्कियोलॉजिकल्स ने इस सभ्यता को कैसे ढूंढा? जब हड़प्पन सिविलाइजेशन की सिटीज नष्ट हो गई तो लोग धीरे धीरे उनके बारे में सब कुछ भूल गए। जब लोगों ने इस रीजन में सहस्त्राब्दियों बाद रहना शुरू किया तो वो यह नहीं समझ पाए कि बाढ़ या फिर मिट्टी के कटाव की वजह से या फिर खेत की जुताई के वक्त या फिर खजाने के लिए खुदाई के वक्त कभी कभी धरती की सरफेस पर आने वाली अपरिचित पुरावस्तुओं से किस नतीजे पर पहुंचा जाए। अब बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 10.1 पर, विच इज कनिंघम का भ्रम। जब इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पहले डायरेक्टर कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के बीच में पुरातात्विक उत्खनन स्टार्ट करे, तब आर्कियोलॉजिकल्स अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए रिटर्न सोर्सेज जैसे साहित्य तथा अभिलेखों का यूज ज़्यादा पसंद करते थे। यहाँ तक कि कनिंघम का मेन इंटरेस्ट भी शुरुआती ऐतिहासिक लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी तथा उसके बाद के कालों से रिलेटेड पुरातत्व में थी। शुरुआती सेटलमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए उन्होंने 4ठी से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच सबकॉन्टिनेंट में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का यूज किया। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। उत्खनन के वक्त वह ऐसी पुरातत्व को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो उनकी नज़र में सांस्कृतिक थी। हड़प्पा जैसे पुरास्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों की यात्राओं कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था और जो एक शुरुआती हिस्टोरिकल सिटी नहीं थी, कनिंघम के अन्वेषण के स्ट्रक्चर में सही नहीं बैठती थी।
इसलिए हालांकि हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी, इनमें से कुछ तक कनिंघम की पहुंच भी थी, फिर भी वह समझ नहीं पाए कि यह पुरातत्व कितनी एंशिएंट थी। एक अमेरिकन ने कनिंघम को एक मुहर दी। कनिंघम ने उस मुहर पर ध्यान तो दिया, पर उसे एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने की कोशिश की जिससे वह परिचित थे। ऐसा इसलिए क्योंकि कई और लोगों की तरह उनका भी यही मानना था कि इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ हुई थी। उनकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते यह कोई नई बात नहीं है कि वे हड़प्पा के इतिहास को समझने में चूक गए। अब चलते हैं टॉपिक नंबर 10.2 पर। एक नवीन प्राचीन सभ्यता। कालांतर में 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में दयाराम साहनी जैसे आर्कियोलॉजिकल्स ने हड़प्पा में मुहर खोज डाली, जो निश्चित रूप से आरंभिक स्तरों से कहीं ज़्यादा प्राचीन स्तरों से रिलेटेड थी। अब इनकी वैल्यू को समझा जाने लगा। एक और आर्कियोलॉजिकल्स रखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मुहर के सिमिलर मुहर मोहनजोदड़ो में ढूंढ डाला, जिससे यह अनुमान लगाया जाने लगा कि ये दोनों पुरास्थल एक ही आर्कियोलॉजी के कल्चर के भाग। इन्हीं खोजों के बेस पर 1924 में इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की। जैसा कि एस.एन. राव ने द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखा है कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसे उससे 3000 साल पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में हुए उत्खननों में हड़प्पा पुरास्थलों पर मिली मुहरों जैसी पर तब तक आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती मुहर मिली थी। इस तरह दुनिया को न सिर्फ एक नई सभ्यता के बारे में जानने को मिला, बल्कि यह भी कि मेसोपोटामिया के समकालीन थी। इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल एक्चुअल में भारतीय आर्कियोलॉजी का एक चेंजिंग टाइम था। वे भारत के काम करने वाले पहले पेशेवर आर्कियोलॉजिकल थे और वे यहाँ यूनान तथा क्रीट में अपने कामों का एक्सपीरियंस भी लाए। हालांकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि कनिंघम की तरह ही उन्हें भी अट्रैक्टिव खोजों में इंटरेस्ट था, साथ ही उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की भी चाहत। मार्शल पुरास्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह इग्नोर कर पूरे टीले में समान परिमाण वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने की कोशिश करते थे। इसका मतलब अलग अलग स्तरों से रिलेटेड होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पुरावस्तुओं को सामूहिक रूप से डिवाइड कर दिया गया था। एज अ रिजल्ट इन खोजों के संदर्भ के विषय में बहुमूल्य हमेशा के लिए लुप्त हो जाती हैं। Now we are going to learn about topic number 10.3, which is नई तकनीकें तथा प्रश्न। In 1944, the director of Indian Archaeological Survey, R.M. व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई के बजाय टीले के स्तर पर विन्यास का अनुसरण करना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। साथ ही एक रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश भी किया। हड़प्पन सिविलाइजेशन की भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा या फिर कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन सबकॉन्टिनेंट के विभाजन तथा पाकिस्तान के बनने के बाद सभ्यता के प्रमुख स्थल अब पाकिस्तान के रीजन में हैं। इसी वजह से इंडियन आर्कियोलॉजिकल्स ने इंडिया में पुरास्थलों को चिन्हित करने की कोशिश की। कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षणों से कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आई तथा पंजाब तथा हरियाणा में किए गए अन्वेषणों से हड़प्पा स्थलों की लिस्ट में कई और नाम ऐड हो गए। हालांकि कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और हाल ही में हुए धौलावीरा की खोज, वहां हुए अन्वेषणों तथा उत्खनन इन्हीं कोशिशों का हिस्सा है। नए अन्वेषण अब भी जारी हैं। इन दशकों में न्यू क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हो गए हैं। यहाँ कुछ आर्कियोलॉजिकल्स बेसिकली सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगाने के इच्छुक रहते हैं, वहीं पर कुछ और विशेष पुरास्थलों की भौगोलिक सिचुएशन के पीछे निहित रीजंस को समझने की कोशिश करते हैं। वे पुरावस्तुओं के रूपी निधि से भी जूझते हैं, उनकी संभावित उपयोगिताओं को समझने की भी कोशिश करते हैं। 1980 के दशक से हड़प्पन आर्कियोलॉजी में इंटरनेशनल लेवल पर भी रुचि लगातार बढ़ती रही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो
दोनों स्थानों पर सबकॉन्टिनेंट के तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते रहे हैं। वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का यूज करते हैं जिनमें मिट्टी, पत्थर, मेटल की थिंग्स, वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने हेतु सरफेस का अन्वेषण और साथ ही उपलब्ध एविडेंसेस के हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण सम्मिलित है। ये अन्वेषण फ्यूचर में इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स की उम्मीद दिलाते हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं 11 टॉपिक की तरफ, जो है अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। जैसा कि हमने जाना है कि हड़प्पन स्क्रिप्चर से इस एंशिएंट सिविलाइजेशन को जानने में कोई मदद नहीं मिली है, बल्कि ये फिजिकल एविडेंसेस हैं जो आर्कियोलॉजिकल्स को हड़प्पन लाइफ को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में हेल्पफुल होते हैं। ये चीजें हो सकती हैं मृद भांड, औजार, ज्वेलरीज, और ये चीजें घरेलू सामान हो सकती हैं। कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी तथा सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ सामान्यतः सड़ जाते हैं, खास तौर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। जो वस्तुएं बच जाती हैं वो हैं पत्थर, पकी हुई मिट्टी तथा मिट्टी और धातु। ये भी याद रखना कंपलसरी है कि सिर्फ टूटी हुई अथवा यूजलेस थिंग्स ही फेंकी जाती थी अथवा सामान्यतः अन्य वस्तुएं रिसाइकल की जाती थी। एज अ रिजल्ट जो वैल्यूएबल थिंग्स अक्षत अवस्था में मिलती है, या तो वह पास्ट में खो गई थी या फिर संचयन के बाद कभी दोबारा प्राप्त नहीं हुई थी। दूसरी लैंग्वेज में कहा जाए तो कुछ इन्वेस्टिगेशंस टाइपिकल की बजाय जॉइंट होती थी। सो दिस इज द राइट टाइम टू लर्न द टॉपिक नंबर 11.1, खोजों का वर्गीकरण। पुरावस्तुओं की पुनः प्राप्ति पुरातात्विक उद्यम का आरंभिक मात्र है। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल्स अपनी खोजों को डिवाइड करते हैं। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे कि पत्थरों, मिट्टी, धातु, हड्डियां, हाथी के दांत आदि के रिलेशन में होता है। दूसरा और ज्यादा हार्ड उनकी उपयोगिता के बेस पर होता है। आर्कियोलॉजिकल्स को यह डिसाइड करना पड़ता है कि कोई चीज या तो औजार है या फिर एक आभूषण या फिर दोनों या फिर अनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु। किसी पुरावस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक टाइम में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पर बेस्ड होती है। मनके, चक्कियाँ, पत्थर के फलक तथा पात्र इसके साफ उदाहरण हैं। आर्कियोलॉजिकल्स किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने की कोशिश उस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से भी करते हैं जिसमें वह पाई गई थी। क्या वे किसी घर में मिली थी या नाले में या फिर कब्र में या फिर किसी भट्टी में। कभी कभी आर्कियोलॉजिकल्स को इनडायरेक्ट एविडेंसेस का भी सहारा लेना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस कुछ हड़प्पन साइट से कपास के टुकड़े मिले हैं, पर पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें इनडायरेक्ट एविडेंसेस जैसे स्टैचूज में चित्रण पर डिपेंड रहना पड़ता है। आर्कियोलॉजिकल्स को संदर्भ की रूपरेखाओं को डेवलप करना पड़ता है। हमने देखा है कि पहली प्राप्त हड़प्पाई मुहर को तब तक नहीं समझा जा सका तब तक आर्कियोलॉजिकल्स को उसे समझने का सही संदर्भ नहीं मिला। कल्चरल अनुक्रम जिसमें वह मिली थी तथा मेसोपोटामिया में हुई खोजों की तुलना दोनों के रिलेशन में है। अब चलिए समझते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को, जो है 11.2 व्याख्या की समस्या। आर्कियोलॉजिकल्स के सामने व्याख्या की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल की पुनर्निर्माण की कोशिशों में सामने आती है। आरंभिक आर्कियोलॉजिकल्स को लगता था एबनॉर्मल एंड स्ट्रेंज चीजें संभवतः रिलीजियस महत्व की होती हैं। इनमें ज्वेलरी से लदी हुई मणिमूर्तियां, जिनमें से कुछ पर शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन थे, शामिल हैं। इन्हें मातृ देवी की संज्ञा दी गई थी। पुरुष के दुर्लभ स्टोन से बनी स्टैचूज जिनमें उन्हें एक लगभग मानकीकृत पोजीशन में एक हाथ नी पर बैठा दिखाया गया था। प्रीस्ट किंग को भी इसी प्रकार डिवाइड किया गया था। अन्य दृष्टांतों में संरचनाओं को रिचुअल्स महत्व का माना गया था। इनमें ह्यूज बाथरूम्स तथा कालीबंगन और लोथल में मिली वेदियां इंक्लूडेड हैं। मुहरे, जिनमें से कुछ पर संभवतः रिचुअल्स की ड्राइंग बनी है, के परीक्षण से रिलेटेड आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने की कोशिश भी की गई है। कुछ अन्य जिन पर पेड़ और पौधे ड्रॉ हैं, मान्यता अनुसार एनवायरनमेंट की पूजा का संकेत करते हैं।
कुछ मुहरों पर एक सींग वाला जानवर जिसे एक श्रृंगी कहा जाता है कल्पित तथा संश्लिष्ट लगती है। कुछ मुहरों पर आकृति जिसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है और कभी कभी इसे जानवरों से घिरा दर्शाया है को आद्य शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई। इसके साथ ही पत्थर के शंक्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हड़प्पा के कई पुनर्निर्माण इस अनुमान के बेस पर किए गए हैं कि आरंभिक तथा बाद की परंपराओं में सामान्यता होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आधे से ज्यादा आर्कियोलॉजिकल्स ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं अर्थात प्रेजेंट से पास्ट की ओर। हालांकि ये नीतियाँ पत्थर के धार्मिक प्रतीक के संदर्भ में यह अधिक संदिग्ध रहती है। फॉर इंस्टेंस आइए हम आद्य शिव मुहरों को देखते हैं। सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच संकलित में रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है जो बाद की पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए एक प्रयुक्त नाम है पहले सहस्त्राब्दी ईस्वी में। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में न तो पशुपति जो नॉर्मली जानवरों और खास तौर से मवेशियों के स्वामी और न ही योगी के रूप में दिखाया गया है। दूसरी लैंग्वेज में यह चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता, तो इसका मतलब हो सकता है कि शायद वह एक प्रीस्ट था जैसा कि कुछ आर्कियोलॉजिकल्स मानते हैं। Today I am very happy because I completed the entire chapter which was ईंटें, मनके तथा अस्थियां। और मजे की बात यह है कि आपने पूरी वीडियो देख ली, जिसके लिए बाय बाय।